हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स और उसके बाद हमने देखा था कुछ कैलकुलेशंस, रेडियस निकालना देखा था, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, वेव नंबर, ये सब देखा था। आज हम देखने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी। अब जो बोहर मॉडल था उसमें भी कुछ कमियां थी, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। उसके लिए हमारे पास एक नया मॉडल आया, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब उसके पहले, जैसे कि बोहर मॉडल के पहले हमने दो चीजें देखी थी। जैसे ही बोहर मॉडल आया था उसके पहले हमने देखा था कि ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, जिसमें हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा था, और सेकेंड हमने देखा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उसी प्रकार से वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, जो है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और सेकेंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। हाइजेनबर्ग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी? सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हम, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली को हम डी ब्रोए भी कहते हैं या फिर कुछ कुछ डी ब्रोगली भी कहते हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जो लाइट होती है, उसके दो नेचर होते हैं, ड्यूल नेचर होता है। एक होता है वेव नेचर और सेकेंड क्या होता है, पार्टिकल नेचर। किसने बताया था हमको कि लाइट का वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है? प्लैंक्स ने। हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखी थी, जिसमें कि उन्होंने क्या कहा था कि लाइट जो होता है, वेव जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो किस प्रकार से होती है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में होती है, जिसको कि हमने क्या कहा था, फोटोन या फिर क्वांटा। क्लियर है इतना सबको? क्या कहा था, फोटोन या फिर क्वांटा। तो डी ब्रोगली ने इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपना एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस ये एक लॉ नहीं है। हाइपोथेसिस मतलब कि उन्होंने बस सजेस्ट कर दिया था, उन्होंने कहा था कि जो मैटर होता है, मैटर जो होता है उसकी भी कितने नेचर होते हैं? दो नेचर होते हैं, ड्यूल नेचर का होता है। वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, हम लाइट की बात करी थी तो उसके दो नेचर थे। अब हम इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास कितना होता है? 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 kg। और उसकी स्पीड कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है? ये हो गया मास। इसकी वेलोसिटी होती है 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल तो है ही, लेकिन क्या ये वेव की तरह बिहेव कर सकता है? ये किसने बताया था हमें? डी ब्रोगली ने। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इतना छोटा पार्टिकल होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, पर ये एक वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या कर सकता है, एक वेव एज वेल एज पार्टिकल, मतलब इसका भी क्या होता है, ड्यूअल नेचर। चलिए सबसे पहले हम हाइपोथेसिस लिख लेते कि उन्होंने क्या कहा था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लिखती हूं। इन्होंने क्या कहा था, लुइस डी ब्रोगली suggested that like photons, all moving particle that is matter such as इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ये सब किस में आते हैं? माइक्रोस्कोपिक, एज वेल एज
मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पजेस ड्यूअल नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, लाइक फोटोन। फोटोन क्या था, लाइट, एक प्रकार से लाइट थी जिसके दो नेचर थे। तो फोटोन की तरह ही क्या, ऑल मूविंग पार्टिकल जिनमें की मोशन होता है, दैट इज मैटर। मैटर में कौन क्या क्या आ गया, सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम और मॉलिक्यूल, ये सब हो गए माइक्रोस्कोपिक, जिन्हें कि हम देख नहीं सकते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में सारे मैटर आ गए, लाइक मैं आ गई, आप आ गए, सब लोग क्या आ गए मैक्रोस्कोपिक में। तो वो क्या पजेस करते हैं, ड्यूअल नेचर। उनका भी कितने प्रकार का नेचर होता है, दो प्रकार का नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। क्लियर है। तो क्या हो गया कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों का नेचर कैसा होता है, ड्यूअल नेचर। क्लियर है गाइस इतना। लुइस डी ब्रोगली ने क्या सजेस्ट किया था, फिर इन्होंने क्या कहा कि जैसे कि लाइट के पास, जिस प्रकार से लाइट के पास दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, उसी प्रकार से मैटर के पास भी, ये क्या है, मैटर है, मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर होता है। तो लाइट के पास वेव नेचर होने के कारण वेवलेंथ होती है इसकी और मोमेंटम होता है। तो जो ये मैटर है उसके लिए भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेते हैं हम। माइक्रोस्कोपिक में इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें भी वेवलेंथ होनी चाहिए और उसका भी क्या होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए डी ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि लैम्बडा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, h अपॉन p के, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड p इज मोमेंटम। ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट और p क्या है, मोमेंटम। क्लियर है। और मोमेंटम क्या होता है, सब लोग जानते हैं, p इज इक्वल टू mv। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, h अपॉन mv। क्लियर है गाइस। तो इसको हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से इक्वेशन आई। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स उन्होंने कहा था कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। सब लोग जानते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने देखा था E जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एच न्यू के, वेयर न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। ठीक है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुटअप कर लेंगे न्यू की जगह। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच और न्यू की जगह सी बाय लैम्बडा। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्या था, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ने क्या कहा था, E इज इक्वल टू क्या होता है, mc²। और ये इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, E इज इक्वल टू mc²। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में E कॉमन है तो इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है। तो इन दोनों को जब हम इक्वल लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। इन दोनों को इक्वल लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू mc²। एक सी से एक सी कट गया यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई h अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू mc, वेयर c जो है स्पीड ऑफ लाइट है वो वेलोसिटी के इक्वल होगी। जब हम लाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे c लिखेंगे, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑल मैटर्स के लिए, ठीक है, जो कि मोशन में है, मूविंग पार्टिकल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे c की जगह v। तो h अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv। और हमें यहाँ से क्या निकालना है, लैम्बडा। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लैम्बडा यहाँ जाएगा तो h अपॉन mv। ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई वेवलेंथ की, और इसके साथ ही mv क्या होता है, p होता है, तो इसको h अपॉन p भी लिख सकते हैं। क्लियर है गाइस। तो ये हमारे पास आ गई, ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट और ये हो गया मोमेंटम, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है उसका मास, एंड v क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल।
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और ये क्या हो गई, वेवलेंथ, जिसे कि हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। बिकॉज ये डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने दी थी, इसीलिए इस इक्वेशन का क्या नाम है, डी ब्रोगली इक्वेशन। क्लियर है गाइस? इतना किस प्रकार से हमने निकाला। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स हमारे पास क्या था, E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू की वैल्यू पुटअप की, और फिर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब दोनों E के इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम दोनों ने दोनों को इक्वल लिख लिया और हमारे पास वैल्यू आ गई लैम्डा की, जो कि क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और ये इक्वेशन जो है उसको हम कहते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। क्लियर है गाइस इतना? अब इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है और मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए, माइक्रोस्कोपिक, और बाकी जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है दोनों क्या होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि उसका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो इस सिग्निफिकेंस को देखने के लिए डी ब्रोगली ने एक वो एक्सपेरिमेंट किया कि दोनों का मास, वेवलेंथ निकाली दोनों की, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की भी और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की भी। चलिए हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या थी इसकी। सिग्निफिकेंस क्या थी, जैसे कि एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल किसमें आ गई, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में, और यहाँ पे है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। दोनों की हम वेवलेंथ निकालेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इसका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ये हमें क्यों देखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल नेचर की तरफ तो बिहेव करते हैं लेकिन वेव नेचर की तरफ बिहेव नहीं करते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि हम हैं, एक बॉल है, ये क्रिकेट बॉल की बात कर रहे हैं हम, इसका ही एग्जांपल देखते हैं। क्रिकेट बॉल जब फेंकी जाती है तो क्या वो वेव की तरह जाती हुई दिखाई देती है क्या, हमें नहीं दिखाई देती है, वो हमें सीधी जाती हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार से हम हैं, हम एक मैटर है, तो हम जब चलते हैं तो क्या हम वेव की तरह चलते हैं, सीधे स्ट्रेट चलते हैं। तो इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस जरूरी था कि मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं वो क्या वेव नेचर की तरह बिहेव करते हैं। तो हमने दो एग्जाम्पल लिए डी ब्रोगली ने कि क्रिकेट बॉल जो होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है दोनों की वेवलेंथ निकाली, उसके द्वारा उन्होंने प्रूव किया। जैसे कि क्रिकेट बॉल है, उसका लगभग मास जो है वो 100 ग्राम होता है और इसकी जो वेलोसिटी है वो लगभग 20 मीटर पर सेकेंड ली, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास कितना होता है, सब लोग जानते हैं 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 और ये होता है किलोग्राम में। और v जो होता है वो कितना होता है 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब हम सबसे पहले इसकी वेवलेंथ निकाल लेते हैं। वेवलेंथ इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला निकाला है h/mv, वेयर h की वैल्यू कितनी है प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34। क्लियर है? अब डिवाइडेड बाय मास, मास कितना लिया हमने 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और आ जाएगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 20, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 मीटर, और जब इसको एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे हम तो आ जाएगी वैल्यू 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि सब लोग जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो इसको एंगस्ट्रॉम में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेवलेंथ निकाल के देख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h कितना है, वही कांस्टेंट है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय 2.18 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर, क्योंकि ये
कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम एंगस्ट्रॉम में इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 3.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो वेवलेंथ है, क्रिकेट बॉल की जो वेवलेंथ हमारे पास आई वो बहुत ही स्मॉल आई, बहुत ज्यादा कम आई। ठीक है, दिख रहा है ना, -24 में है, ये बहुत ही 0.000 इस टाइप से है, माइनस में है। और इसकी जो वेवलेंथ है वो 3.2 एंगस्ट्रॉम है, इसके कंपेयर में इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसीलिए हमको ये पार्टिकल नेचर के साथ साथ हमें वेव नेचर की तरह भी ये दिखाई देती है। चूंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, इसलिए हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं। चूंकि इसकी वेवलेंथ कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ये नहीं बोल सकते हम कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में सिर्फ माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं वही क्या करते हैं, ड्यूअल नेचर को शो करते हैं। दोनों जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, दोनों क्या करते हैं, मैटर मतलब जो भी मोशन में होता है, मैटर मूविंग पार्टिकल जो होता है, सभी ड्यूअल नेचर तो शो करते हैं, लेकिन ज्यादा जो शो करता है वो कौन करता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के। क्लियर है गाइस इतना? तो यही इसकी सिग्निफिकेंस है कि जो पार्टिकल होते हैं मैक्रोस्कोपिक वो हमें वेव नेचर की तरह क्यों नहीं दिखाई देते हैं। वेवलेंथ तो इसकी होती है पर बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए इसका ड्यूअल नेचर तो होता है, लेकिन हमें कौन सा शो होता है, इसका सिर्फ पार्टिकल नेचर। और जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं उनका दोनों नेचर शो होते हैं। क्लियर है गाइस इतना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आती है कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेवलेंथ को हम काइनेटिक एनर्जी के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है और हमें पूछ लिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, उस कंडीशन में हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सब लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। अब mv क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। अब इसको स्क्वायर बनाना है तो हमें यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसमें m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m, बोथ साइड बाय m, स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m² v²। ठीक है, m से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, m² v² को हम p² लिख सकते हैं क्योंकि p इज इक्वल टू mv होता है, और 2 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, p की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि p² है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, लैम्डा में, जो कि हमारे पास क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो इसमें हम p की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी, तो h डिवाइडेड बाय √2m काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई वेवलेंथ की, जब हमारे पास क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी। ये भी डी ब्रोगली के द्वारा ही निकाली हुई एक इक्वेशन थी, एक फॉर्मूला था, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी। जब हमको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मास दे रखा है, प्लांक्स कांस्टेंट तो फिक्स है, वैल्यू याद हो गई होगी आप लोगों को, तब हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है गाइस? अब हम आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट, हेडिंग डाल देती हूं मैं, इसी का ही पार्ट है, डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन।
डी ब्रोगली इक्वेशन। मतलब कि डी ब्रोगली इक्वेशन के द्वारा हम देखेंगे कि बोहर पोस्टुलेट जो उन्होंने दिया था एंगुलर मोमेंटम का, सब लोगों को याद होगा हमने एक पोस्टुलेट देखा था जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि एमवीआर बोहर क्वांटाइजेशन जो था एमवीआर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है एन एच अपॉन 2 पाई के। उन्होंने बस ये बता दिया था कि एमवीआर जो होता है एंगुलर मोमेंटम वो एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है, पर वो किस प्रकार से आया था वो प्रूव नहीं कर पाए थे, जो कि किसने किया था, डी ब्रोगली ने उनकी इक्वेशन के द्वारा। जैसा कि सब लोग जानते हैं ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसका चार्ज कितना होता है Ze, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जब रिवॉल्व करता है तो ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है और उसका मास जो होता है वो स्मॉल m होता है, और इन दोनों के बीच में रेडियस जो होती है वो r होती है। इतना सब लोगों को पता है। ठीक है, तो जब ये रिवॉल्व करता है तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल क्या था, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इस सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। लेकिन डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके दो नेचर होते हैं, वेव नेचर होता है एज वेल एज पार्टिकल नेचर होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, वो इस प्रकार से वेव नेचर में, वेव टाइप में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा पीछे क्या होगी, उसकी वेव बनती रहेगी, मतलब इस टाइप से वो क्या करेगा, वेव नेचर होगा इसका, उसी के कारण वो वेव की तरह क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। लेकिन बोर्स ने क्या कहा था कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट जो फिक्स ऑर्बिट होता है उसी में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो वो उनकी कमी थी, उनके जो ड्रॉबैक थे उसमें ही ये आता है कि डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, वो वेव की तरह क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्लियर है इतना? तो ये जो रिवॉल्व करता है, इन्होंने कहा था कि सरकमफ्रेंस जो होती है इसकी ऑर्बिट की मस्ट इक्वल टू, सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr, वो मस्ट किसके इक्वल होनी चाहिए, एन एच अपॉन 2, सॉरी सरकमफ्रेंस जो होती है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एन लेमड़ा के, तभी तो हम एन एच अपन 2 पाई के इक्वल निकाल पाएंगे। तो वो किसके इक्वल होती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमड़ा, मतलब कि 2πr जो है वो किसके इक्वल होगा, एन लेमड़ा के, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 कितना भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू शेल, यहाँ पे एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ शेल, तो 2πr किसके इक्वल होगा, एन लेमड़ा के। ठीक है, अब 2πr इज इक्वल टू एन लेमड़ा, वेयर लेमड़ा इज इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन एम वी। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2πr इज इक्वल टू एन, और लेमड़ा की जगह ये रखेंगे एच अपॉन एम वी। क्लियर है? अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एम वी आर, एम वी यहाँ पे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बोहर क्वांटाइजेशन इक्वेशन, जो कि बोहर ने अपने पोस्टुलेट में बताई थी, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर किसके इक्वल होता है, एन एच अपॉन 2 पाई के। क्लियर है गाइस इतना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पे बेस्ड कुछ 2 क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg, जैसा कि सब लोगों को पता है, फिर भी क्वेश्चन में दे रखा है मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.1, और इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25 जूल। इसकी क्या दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी हमको दे रखी है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, जैसा कि मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और मास दे रखा है, तब हमको पूछ सकते हैं वेवलेंथ निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, एक तो था एच अपॉन एम वी, ठीक है, जब मास और वेलोसिटी दे रखी हो, और जब काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एच अपॉन √2m मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है?
हम यहाँ पे सीधे से वैल्यू पुटअप कर लेंगे। जो h है उसकी वैल्यू कितनी है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी √2 मल्टीप्लाई बाय मास कितना दे रखा है 9.1 - 31 kg मल्टीप्लाई बाय 3.0 जिसको कि मैं 3 लिख सकती हूँ और 10⁻⁻25 जूल में, ठीक है। तो ये वैल्यू है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.8967 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। अब ये 10⁻10 बना देंगे, ये मीटर में दे रखी है। 10⁻10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे। और सबसे पहले मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि जब ये राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं इस डेसिमल को तो क्या होता है, यहाँ पे -4 और जुड़ जाएगा, मतलब कि 8967 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर। अब ये मीटर में दे रखा है, 10⁻10 को हम 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर लिखते हैं, तो इसकी एंगस्ट्रॉम में वैल्यू कितनी हो जाएगी 8967 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इजीली। आपको 2 फॉर्मूला याद रखने हैं। फॉर्मूला में सीधे से क्या रखना है, वैल्यू पुटअप करनी है और आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो फटाफट अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। एक और क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन with wavelength 3.6 एंगस्ट्रॉम। हमको क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है 3.6, लेमडा कितना दे रखा है 3.6 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले इस एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में तो क्या हो जाएगा 10⁻10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 मीटर, ठीक है। अब हम वेवलेंथ दे रखी है पर हम फॉर्मूला ये लगाएंगे लैम्डा h/mv, क्योंकि यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं। और v हमें पता है, v हमें कैसे पता है, v जो होता है वो c के इक्वल होता है। जब फोटोन की बात हो रही है तो c, और जब ऑल मटेरियल की बात हो रही है तब हम क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। तो v c के इक्वल है, तो c = क्या हो जाए, मतलब h/mc भी होता है इन केस ऑफ फोटोन और h/mv भी होता है। तो c हमारे पास वैल्यू पता है हमको 3 × स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर लेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, तो मास यहाँ पे लिख लेंगे और बाकी इधर नीचे लिख लेंगे, तो h/m लैम्डा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू रख लेंगे 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास हम डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे क्या है लैम्डा और v। तो लैम्डा कितना है हमको दे रखा है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर, और v मतलब कि जो c है हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है गाइस इतना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.135 मल्टीप्लाई बाय 10⁻29 kg, ठीक है। अब इसको हम ग्राम में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ फोटोन जब हमें वेवलेंथ दे रखी है। क्लियर है गाइस। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1-2 फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी का, और ये मास और मोमेंटम जब दे रखा है, मास वेलोसिटी दे रखी है और हमें वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। बुक्स में और भी क्वेश्चन दे रखे होंगे, ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। क्लियर है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है गाइस। तो आज हमने पढ़ा कि डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस क्या थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।